Assalamualaikum. Beta, we are starting from the MCQs number 21 of kinematics. Okay, a car moves in a circle at a constant speed. What is the direction of the resultant force acting on the car? बेटा, जब कोई भी गाड़ी एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उस पे कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स तो एक्ट कर रही है. वेन एवर अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल तो उस पर एक इनवर्ड फोर्स होती है जो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होती है, रेडियली इनवर्ड होती है और उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द अनबैलेंस्ड रिजल्टेंट फोर्स. ओके, सो यहाँ पे बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज बी इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. ये एमसीक्यूज़ हमने पहले भी किया हुआ है 4 से 5 दफ़ा. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट एमसीक्यूज़, अ स्कायर इज़ ट्रैवलिंग. MCQs number 22. A skier is traveling downhill. The acceleration on a hard snow is 4 meter per second square and on a soft snow is 2 meter per second square. Which graph shows the motion of the skier when moving from hard snow to the soft snow? तो इस MCQs को हम ऐसे समझ लेते हैं. यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा बेटा, पहले एक हार्ड स्नो है आपके पास, हार्ड स्नो, उसके बाद सॉफ्ट स्नो है. लेट्स से ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला पोर्शन आप लोगों के पास है हार्ड स्नो का, हार्ड स्नो. और फिर जनाब आपके पास आ जाती है सॉफ्ट स्नो. यहाँ पे देखिएगा हार्ड स्नो पे एक्सेलरेशन कितना गिवन था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द हार्ड स्नो a body or a car is traveling and its speed is increasing by 4 meter per second in every second. और जब कोई गाड़ी या कोई भी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई भी चीज़ है वो मूव करते करते सॉफ्ट स्नो पे आ जाती है तो तब उसकी वेलोसिटी में कैसे चेंज आता है, 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड. बिकॉज ऑन द सॉफ्ट स्नो एक्सेलरेशन था आपके पास, एक्सेलरेशन था आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो इसके बाद हम इस MCQs की तरफ चाहते हैं. बेटा MCQs नंबर 22, यहाँ पे हमें 4 स्पीड टाइम ग्राफ्स गिवन हैं. ओके, सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है. तो यहाँ पे देखें स्पीड टाइम ग्राफ ए ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे फ्लैट रोड है तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0. ओके, यहाँ पे देखें 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड्स तक स्लोप भी 0 और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0. सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है. फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन. यहाँ पे देखिए हम स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, आप फर्स्ट 5 सेकंड्स का क्या कैलकुलेट कर लें, एक्सेलरेशन. तो बेटा 20 में से 0 माइनस कर दो, यू विल गेट 20 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स में से 0 सेकंड्स माइनस कर दो, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. गुड, ये ऑप्शन बी ऑप्शन हो सकता है. तो ये जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया है आपके पास, ये हार्ड स्नो की बात है. उसके बाद देखो 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड इज़ डिक्रीजिंग और स्पीड डिक्रीज़ होते होते आलमोस्ट इस पॉइंट पे पहुंच गई है. बेटा पहली बात तो ये है, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ करेक्ट है बट सेकंड वन इज़ इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, स्लो डाउन और डिसलरेट हो रहा है. ओके, और वैसे भी अगर आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट जब करोगे मतलब इस पोर्शन का जब आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा. सो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट. उसके बाद जनाब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी की. यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, फर्स्ट पार्ट आपका जो है यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें, स्पीड टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन कैसे आएगा, ग्रेडियंट के इक्वल होता है. तो यहाँ पे देखिए 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बेटा लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपका सॉफ्ट स्नो का था, तो पहले तो हार्ड स्नो पे मूव कर रही थी ना गाड़ी, तो पहले एक्सेलरेशन आपके पास कौन सा होना चाहिए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ना कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग. सी ऑप्शन, बेटा सी ऑप्शन पे देखो, इनिशियली अ कार इज़ मूविंग, इनिशियली अ स्कायर इज़ ट्रैवलिंग विद द 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. तो बेटा ये फर्स्ट पैच का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है 20 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और उसके बाद देखिए
यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का अब आप दोबारा से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। ये वाला पार्ट आपके पास हार्ड स्नो का था, ये वाला पार्ट आपके पास सॉफ्ट स्नो का है, राइट। सो 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिए 10, और बेटा यहाँ पे देखो 10 में से 5 माइनस कर दिए 5, यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। सो सी ऑप्शन इज़ द बेस्ट आंसर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 23, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, विच एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मून एट द इंस्टेंट शोन। बेटा ये एमसीक्यूज इसकी तो काफ़ी प्रैक्टिस होगी भी है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, inward force, centripetal force, radially inwards. Now we are doing the next MCQs number 24. Okay, MCQs number 24 क्या है हमारे पास? A free fall parachutist falls at a constant speed. A free fall parachutist falls at a constant speed. ओके, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है आपके पास? ज़ीरो, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ही देन ओपन्स हिज पैराशूट एंड कंटिन्यूज टू फॉल टू द अर्थ एट द लोअर कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। पहले भी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, उसके बाद आफ्टर ही ओपन्स हिज पैराशूट्स, तो पैराशूट ओपन करने से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेटा एक पैराशूटिस्ट है, ऐसे ये फॉल कर रहे हैं, तो जब फॉल कर रहे हैं तो पहले भी इसकी स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। उसके बाद व्हेन ही ओपन्स द पैराशूट, जब वो पैराशूट ओपन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। पैराशूट ओपन करने के बाद भी वो किस स्पीड से मूव करेगा? कांस्टेंट स्पीड से ही फॉल करेगा नीचे की तरफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए वी हैव 4 ऑप्शंस। सबसे पहले ऑप्शंस में देखें आप, चारों ग्राफ्स आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अब आप एक चीज़ देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है? स्पीड के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखो स्पीड आपकी क्या है? कांस्टेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्पीड के इक्वल होती है। तो यहाँ पे स्लोप आपके पास क्या है? स्लोप इज़ इक्वल्स टू 0, सो स्पीड इज़ इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इस केस के अंदर भी यहाँ पे बेटा स्लोप भी क्या है? 0, और स्पीड भी क्या होगी? 0, राइट। सो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद सी ऑप्शन की हम बात करते हैं। सी ऑप्शन में आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे स्लोप क्या है? 0, और स्पीड भी क्या होगी? 0, बिकॉज द इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ द ग्रेडियंट और स्लोप इज़ इक्वल्स टू स्पीड 0। तो बेटा जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है वो 0 थोड़ी होगी। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो स्पीड ही 0 आ रही है ना, स्लोप 0 है तो स्पीड 0 है। उसके बाद अब आप डी ऑप्शन देख लो। डी ऑप्शन के अंदर देखो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पोर्शन तक अब आप एक चीज़ देखोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है? स्पीड के इक्वल। तो स्लोप इज़ इक्वल्स टू स्पीड। अब आप देख सकते हो ये वाली कौन सी वाली स्लोप है? चढ़ाई है तो पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म। सो पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप, इट मीन्स पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद लेकिन बेटा ये लास्ट पैच पे आप देखो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इसका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है? 0। स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या है? स्पीड भी यहाँ पे क्या होगी? 0। सो डी ऑप्शन हाफ तो ठीक था हमारा, लेकिन नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या है? गलत। बिकॉज वाई इट इज़ रॉन्ग? बिकॉज स्पीड इज़ 0 हेयर। लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों केसेस के अंदर, कोई भी स्कायर है वो दोनों केसेस के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अब बी ऑप्शन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। बी ऑप्शन में अब आप देखो 0 मीटर से लेके इस पॉइंट तक इसकी स्लोप कैलकुलेट करो। स्लोप किसके इक्वल आएगी? स्पीड के इक्वल, और स्पीड यहाँ पे क्या होगी? कांस्टेंट, राइट। और फिर यहाँ पे देखो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आफ्टर ही ओपन्स द पैराशूट, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा ना। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा? उसकी स्पीड और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। पहले तो वो सिंपली नीचे फॉल कर रहा था बट विद द कांस्टेंट स्पीड, बट व्हेन ही ओपन्स द पैराशूट, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया उसकी स्पीड
और ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन रहेगी क्या, कांस्टेंट ही। यहाँ पे आप देखो पहले उसका ग्रेडियंट ज़्यादा है, पहले वो ग्रेटर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, अब इसका ग्रेडियंट कम है, यहाँ पे स्टीपनेस कम है। तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक अगर आप स्पीड फाइंड करोगे तो यहाँ पे भी स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी बट लोअर होगी, बिकॉज ग्रेडियंट की स्टीपनेस जो है कम है, यहाँ पे ग्रेडियंट की स्टीपनेस ज़्यादा है। सो यहाँ पे हायर कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ से लेके यहाँ तक हायर कांस्टेंट स्पीड है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लोअर कांस्टेंट स्पीड है। सो बी इज़ द बेस्ट आंसर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट MCQ नंबर 25। द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ अ रनर ड्यूरिंग अ रेस। स्पीड टाइम ग्राफ आपको गिवन है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपने डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस कैसे आता है, एरिया अंडर द कर्व। तो अब आप देख सकते हो आपके पास ये पहली ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं हम। हाफ इंटू बेस कितनी है 4 इंटू हाइट कितनी है 5। ओके उसके बाद नेक्स्ट ये रेक्टेंगल बन रहा है आपके पास, बेटा 14 में से 4 माइनस कर दो, यू विल गेट 10 इंटू व्हाट इज़ द हाइट, हाइट शुड बी 5, सो 10 5 आर 50 मीटर्स। उसके बाद जनाब ये वाला भी तो एक स्मॉलर रेक्टेंगल बन रहा है ना आपके पास, 16 में से 2 माइनस कर दो, 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज़ द हाइट 5, इट इज़ द 10 मीटर्स। ओके अब ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है इसका एरिया कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगी 16 सेकेंड्स में से 14 सेकेंड्स को आप माइनस कर दोगे और यू विल गेट 2 इंटू हाइट कितनी आएगी, 10 में से 5 को माइनस कर दो बेटा 5, ये इससे कैंसिल आउट, सो यू विल गेट 5 मीटर। और यहाँ पे अब आप देख लो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, 10 मीटर ये वाला, 10 मीटर और 50 प्लस 10। अब आप क्या करोगे, इन सब एरियाज़ को ऐड कर दोगे, सो 10 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर, यू विल गेट 75 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रनर। उसके बाद जनाब MCQ नंबर 26, अ पार्टिकल पी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट ओ पी। बेटा ये वाला MCQ हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे एक ही इनवर्ट फोर्स लग रही है FC अलोंग द रेडियस। सो हमारा अ फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड इज एक्टिंग टूवर्ड्स ओ, बी इज़ द बेस्ट आंसर। नाउ it's MCQ नंबर 27। MCQ नंबर 27 क्या है हमारे पास, विच स्पीड टाइम ग्राफ शोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट या स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो अगर चढ़ाई है तो पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, सो पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप मीन्स पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा जितनी भी स्ट्रेट लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म की हैं। यहाँ पे देखो उतराई है तो नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, नेगेटिव यूनिफॉर्म डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन, सो यहाँ पे नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा आपके पास। यहाँ पे आ जाए बेटा ये कर्व है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यही वाला है, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्पीड टाइम ग्राफ में ये देखो फ्लैट रोड है, नो चढ़ाई, चढ़ाई नहीं है, फ्लैट रोड है, फ्लैट, तो यहाँ पे स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0। नाउ वी आर डूइंग MCQ नंबर 28। The graph shows the speed of a car as it moves from the rest. What is the average speed of the car during the first 3 seconds? बेटा what is the average speed of the car during the first 3 seconds? During the first 3 seconds हमने average speed निकालनी है, तो बेटा हमने average speed एट द थर्ड सेकेंड नहीं निकालनी, हमने फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे S इज़ इक्वल्स टू VT, डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बट हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ यूज़ करेंगे, हाफ इंटू बेस कितनी है बेटा 3 इंटू हाइट कितनी है आपके पास 12, सो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, यू विल गेट 18 मीटर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप 18 मीटर्स पुट कर दोगे डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी इनटू टाइम कितना था आपके पास टोटल 3 सेकेंड्स के लिए पूछ रहे हैं ना, फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए 3 सेकेंड्स टाइम है, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड आपके पास
बेस्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा अ स्टूडेंट MCQs नंबर 29, अ स्टूडेंट मेजर्स द स्पीड ऑफ अ ट्रॉली एट वन इंस्टेंट, द स्पीड ऑफ द ट्रॉली इज़ 1 मीटर पर सेकेंड एंड 2 seconds लेटर द स्पीड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। बेटा एक ट्रॉली है जिसका एक्सेलरेशन जो है इनिशियली कितना है 1 मीटर, द स्पीड सॉरी बेटा एक ट्रॉली है जिसकी इनिशियल स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर सम टाइम आफ्टर 2 seconds लेटर 2 seconds के बाद उसकी स्पीड हो जाती है ट्रॉली की 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमने एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी कितना है 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 4 में से 1 माइनस कर दी 3 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद जनाब MCQs नंबर 30, द स्पीड टाइम ग्राफ शोज़ द मूवमेंट ऑफ अ कार। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ आपको गिवन है, व्हाट डज़ द शेडेड एरिया। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। और इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, अब आप देखो डिस्टेंस के लिए या एरिया के लिए हम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्वांटिटीज़ को। सो बेटा वाई एक्सिस पे क्या था मीटर पर सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड्स के साथ, तो सेकंड्स की पावर क्या होगी 1, ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव से कैंसिल आउट, यू विल गेट मीटर हेयर, ओके। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बाकी सब कुछ रॉन्ग है। उसके बाद बेटा MCQs नंबर 31, MCQs नंबर 31 में बेटा 2 men jump out of an aeroplane at the same time, one of men opens his parachute and the other man remains in free fall। बेटा दो लोग हैं एक ही टाइम पे वो जंप करते हैं, सेम टाइम पे जंप करते हैं, जंप करते ही एक जो है टू ऑफ द वन पीपल ही ओपन्स द पैराशूट और एक बंदा वैसे ही फॉल कर रहा है। वाई इज़ द मैन इन फ्री फॉल मूविंग फास्टर दैन द पैराशूटिस्ट। बेटा सिंपल सी बात है, देखो ये बंदा तो वैसे ही फॉल कर रहा है ना नीचे की तरफ, और ये बंदा भी नीचे की तरफ आ रहा है, बट ही ओपन्स द पैराशूट। व्हेन ही ओपन्स द पैराशूट तो यहाँ पे आपके पास जो अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस हो गई है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया आपके पास ज़्यादा हो गया ना, इस वजह से यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गई है, बिकॉज ही ओपन्स द पैराशूट, सो सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो, इस वजह से ये पीछे रह गया, ये आगे आ रहा है। यहाँ पे देखो ही ओपन्स हिज आर्म्स एंड लेग्स एज वेल, बट इसकी पूरी बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो कम है, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस तो है, बट एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे इसकी बॉडी के और पैराशूट के साइज़, अगर इसकी बॉडी का साइज़ और इसके पैराशूट का साइज़ कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कम होगी, बिकॉज इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है। सो वाई इज़ द मैन इन फ्री फॉल मूविंग फास्टर दैन द पैराशूटेड। वाई इज़ द मैन moving faster than the parachutist, the man in free fall experiences greater air resistance, no। बेटा अगर ये greater air resistance experience करता, फील करता, तो ये बंदा इसके साथ ही होता या इससे भी पीछे ऊपर वाली साइड पे होता, राइट। उसके बाद बी ऑप्शन, द मैन इन फ्री फॉल हैज़ अ ग्रेटर मैस, नो, मैस तो चेंज ही नहीं होता। अच्छा उसके बाद देखिए, और अगर मैस थोड़ा बहुत दोनों बंदों का डिफरेंस होगा, अभी मैस का तो इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद देखिएगा, द पैराशूटिस्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस, यस दिस पैराशूटिस्ट विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस, ग्रेटर ड्रैग फोर्स। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट अभी तक। उसके बाद बेटा द डी ऑप्शन है, द पैराशूटिस्ट हैज़ नॉट रीच द टर्मिनल वेलोसिटी, नो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद जनाब MCQs नंबर 32, the diagram shows an aeroplane turning in a horizontal circle at a constant speed, in which direction is there a resultant force। बेटा if an aeroplane tilts towards the लेफ्ट साइड तो D आपका इनवर्ड फोर्स होगी, ऐसे सर्कल बनेगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि FC है, सबको पता है। उसके बाद जनाब MCQs नंबर 33, a small stone is dropped from the top of the ladder, falls, a small stone is dropped from the top of the ladder and falls and hits the ground, it does not rebound, it doesn't rebound, वो rebound नहीं करता, which speed time graph is correct, okay।
बेटा सपोज़ कर लो आपके पास एक लेडर है, लाइक दिस लेडर है, ठीक है। इस लेडर से आप क्या करते हो, एक बॉल को ड्रॉप करते हो यहाँ से। अच्छा अब देखो, जब आप एक बॉल को या स्टोन लिखा हुआ है, आप एक चलें जी स्टोन को ड्रॉप करते हो, ठीक है। बेटा जब ड्रॉप करोगे तो इस स्टोन के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट करेंगी, इसके ऊपर पहली बात तो ये है वेट एक्ट करेगा जो डाउनवर्ड होगा, और बॉल पे फोर्स किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ। बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, वो भी डाउनवर्ड है। सो स्पीड विल बी इंक्रीज्ड, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। सो अ स्मॉल स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेडर फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। उसके बाद ये नीचे आ रहा है, इसकी वेट भी नीचे की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे की तरफ है, सो इट्स स्पीड विल बी इंक्रीज्ड। अच्छा अब ग्राफ देखते हैं हम। और उसके बाद बेटा बोला भाई कि इट डजेंट रिबाउंड, इसका मतलब होगा जब ये ऊपर से नीचे फॉल कर रहा था, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड तो वेट तो इसका नीचे की तरफ रहेगा, एंड इट विल नॉट रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब है कि वापस बाउंस बैक नहीं हुआ, ये बस यहाँ पे रुक गया। जब ये रुकेगा, व्हेन इट हिट्स, व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, तो यहाँ पे सडनली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड विल कम एट ज़ीरो, ओके। जब वो हिट करेगा ग्राउंड पे आके, उसकी स्पीड एकदम से क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब बेटा ऑप्शंस देखते हैं, वी हैव ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में बेटा स्पीड तो इंक्रीज़ हो रही है, देखो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड तो क्या वो टर्मिनल वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, नो। जैसे ही बॉल ज़मीन पे या ग्राउंड पे हिट करेगा, उसकी स्पीड विल कम टू द 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। उसके बाद यहाँ पे देख लें, स्पीड तो बेटा चेंज हो ही नहीं रही। पहले जब आपने बॉल को ड्रॉप किया था तो बॉल कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज ओनली वन फोर्स विच इज़ ग्रेविटी इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे की तरफ है, सो बॉल की स्पीड इंक्रीज होनी थी। सो बी ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के अंदर बेटा देखो स्पीड सपोज करो 0 सेकेंड्स के ऊपर स्पीड आपकी मैक्सिमम आ रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब हमने बॉल को ड्रॉप किया था तो यहाँ पे देखो इसकी स्पीड क्या थी ड्रॉप करने से पहले, 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी कितना होगा, 0। सो ग्राफ हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, ओरिजिन से, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है और यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर सी। सी के अंदर बेटा देखो टाइम भी 0, स्पीड भी 0, फिर स्पीड क्या हो रही है, ज़्यादा, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज। स्पीड क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इज ऑल्सो डाउनवर्ड, सो बोथ components are acting downwards, so speed will be increased। speed increase हो रही है, yes। इस पॉइंट पे जाके when the ball will hit the ground, जब बॉल ग्राउंड पे हिट करेगा, बॉल ग्राउंड पे हिट करेगा तो इसकी स्पीड सडनली वापस कितनी हो जाएगी, 0। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद जनाब वी मूव ऑन द नेक्स्ट MCQs नंबर 34। बेटा 34 MCQs है। अ स्काई डाइवर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एक स्काई डाइवर है वो रेस्ट से फॉल करता है थ्रू एयर एंड रीच अ टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्काई डाइवर ड्यूरिंग हिज फॉल, कांस्टेंट रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड, नो। कांस्टेंट एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नो। स्टार्टिंग एट 0 मीटर पर सेकेंड एंड इंक्रीजिंग, नो। स्टार्टिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिक्रीजिंग टू 0, यस, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओके। बेटा होता क्या है यहाँ पे, अब कॉन्सेप्ट देख लें। देखो एक पैराशूटिस्ट है, ये पैराशूटिस्ट है जनाब, ये पैराशूटिस्ट जब ड्रॉप होगा या ही इज़ अबाउट टू ड्रॉप, तो इसका वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, और एयर रेजिस्टेंस किधर होगी, अपवर्ड। बेटा अभी इसकी स्पीड क्या है, 0, क्योंकि अभी ये ड्रॉप नहीं हुआ, इट इज़ अबाउट टू ड्रॉप। अब उसके बाद एक चीज़ आप देखिएगा, जैसे ही ये पैराशूटिस्ट ड्रॉप होके नीचे आएगा तो वेट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, बट एयर रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस सपोज कर लो आपके पास है 2 न्यूटन, और वेट ऑफ दिस पैराशूटिस्ट आप सपोज कर लो है 10 न्यूटन, और स्पीड आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे स्पीड आपकी होगी इंक्रीज, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड होगी भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे ही कोई भी चीज़ ड्रॉप होती है
जैसे ही ड्रॉप होती है तो उसका एक्सेलरेशन इनिशियली उसका एक्सेलरेशन पता कितना हो जाता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी, जो कि कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 ना भी होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा ऑलमोस्ट, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे काफ़ी कम है। तो बेटा विदाउट एयर रेजिस्टेंस जो भी चीज़ फॉल करती है ना उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे तो पैराशूटिस्ट जब नीचे आ रहा है, फॉल कर रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस तो है ना, तो यहाँ पे अभी काफ़ी कम एयर रेजिस्टेंस है। चलो सपोज कर लो यहाँ पे अभी 1 न्यूटन एयर रेजिस्टेंस है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक्सेलरेशन जो है ना आपका वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या इसके पास होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चीज़ होगी, व्हेन द एयर रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और एयर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये क्या करेगा, वेट को बैलेंस कर लेगी। ये क्या करेगी, एयर रेजिस्टेंस विल बी बैलेंस द वेट, सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो फाइनली मतलब इनिशियली स्टार्ट होता है जब वो मूव करना, ऑब्वियसली जब वो रुका हुआ था तो यहाँ पे तो वो रुका हुआ है ना, एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे तो उसका एक्सेलरेशन इस पोजीशन पे, पर्टिकुलर इस पोजीशन पे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। लेकिन डी ऑप्शन देखें ना, स्टार्टिंग है 10 मीटर पर सेकंड, जब वो मूव करेगा तब उसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। या हो सकता है जैसे ही वो फॉल करना स्टार्ट किया हो, इनिशियली एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड हो लेकिन इतनी कम हो कि नेग्लिजिबल हो, इस वजह से उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और डिक्रीज होते होते किधर आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही अचीव्स द टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद जनाब एमसीक्यूज नंबर 35, A car accelerates from the traffic lights for 10 seconds. It stays at a steady speed for 20 seconds and then brakes to a stop in 3 seconds. Which graph shows the journey? बेटा सबसे पहली बात तो ये है, a car accelerate, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है, फॉर द 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स के लिए गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। तो बेटा ए ऑप्शन देखो, 10 सेकेंड्स में गाड़ी एक्सेलरेट तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है यहाँ पे 1 सेकंड तक कर रही होगी या 2 सेकंड्स तक, 10 सेकंड्स तक को तो नहीं कर रही ना, गाड़ी की स्पीड एक्सेलरेट ज़्यादा तो नहीं हो रही। डी, सो ए ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। बेटा गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो रही थी फर्स्ट 10 सेकंड्स तक, लेकिन ए ऑप्शन के अंदर गाड़ी की स्पीड इज़ एक्सेलरेटिंग बट ओनली फॉर द 1 सेकंड और 2 सेकंड, नॉट फॉर द 10 सेकंड्स। सो ए ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शन बी। बी के अंदर अब आप देखिएगा, बी के अंदर यस द स्पीड ऑफ द कार इज़ इंक्रीजिंग फॉर द 10 सेकेंड्स। उसके बाद देखें, फर्स्ट बात तो क्लियर हो गई, इट स्टेज एट अ स्टेडी स्पीड फॉर 20 सेकेंड्स। फिर बेटा 20 सेकेंड्स, तो यहाँ तक अब आप देखो 30 सेकेंड्स में से 10 सेकेंड्स को माइनस कर दो, यू विल गेट 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स तक गाड़ी की स्पीड क्या रहती है, स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रहती है। उसके बाद देखिएगा एंड देन ब्रेक्स टू अ स्टॉप, और नेक्स्ट बेटा फिर ये वाला जो टाइम है ना 3 सेकेंड्स के अंदर अ कार स्टॉप्स, डिसलरेट होते हुए स्टॉप हो जाती है। तो अभी 3 सेकेंड्स तो नहीं गिवन आगे, हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। अब बेटा सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में देखो फर्स्ट 10 सेकेंड्स तक गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, ज़्यादा एक्सेलरेट हो रही है। उसके बाद देखो 20 सेकेंड से 10 सेकेंड्स, मतलब नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए गाड़ी की स्पीड क्या रह रही है, स्टेडी। यस, लेकिन उसने बोला है गाड़ी की स्पीड 20 सेकेंड्स तक स्टेडी रहनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन के अंदर बेटा गाड़ी की स्पीड 10 सेकेंड्स तक एक्सेलरेट कर रही है और नेक्स्ट 20 सेकेंड्स के लिए गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए थी, स्टेडी, नॉट एक्सेलरेटिंग, स्टेडी सेम होनी चाहिए थी, इंक्रीज नहीं होनी चाहिए थी। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द बेस्ट ऑप्शन इज बी हेयर। Okay, let's move on the next MCQs number 36. Which vehicle has an acceleration of 5 meter per second square? बेटा इस द easiest MCQs। आपको इन चारों ऑप्शंस के अंदर स्पीड गिवन है और आपको टाइम गिवन है। तो बेटा इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जब आप 2.5 मीटर पर सेकंड को 2 पे डिवाइड करोगे तब एक्सेलरेशन आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा। जब आप स्पीड 15 मीटर पर सेकंड को 5 सेकंड्स पे डिवाइड करोगे तब भी एक्सेलरेशन जो है आपका वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा। बेटा डी ऑप्शन के अंदर अब आप देखो, MCQs नंबर 36 है, डी ऑप्शन के अंदर आप देखो 50 मीटर पर सेकंड को जब आप 10 सेकंड्स पे डिवाइड करोगे, 50 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे अब आप देखो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट।
बेटा MCQ नंबर 37, अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। एक ही फोर्स है, इनवर्ड फोर्स है, ये सबको आता है, जो कि FC है। ये पहले जो फर्स्ट हमारे 30 MCQs हैं उसमें काफ़ी दफ़ा ये वाला MCQs रिपीट हुआ है, MCQ नंबर 37। इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट पेस पे मतलब सॉल्व कर रहा हूँ MCQs को। उसके बाद जनाब नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 38, द ग्राफ शोज़ द पार्ट ऑफ अ जर्नी मेड बाय अ साइकिलिस्ट, हाउ फॉर डिड। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, आपने डिस्टेंस बताना है। तो अब आप एक चीज़ देखो, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। तो बेटा 5 4s आर 20, तो ये कितना डिस्टेंस है 20 मीटर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट रेक्टेंगल बन रहा है ना आपके पास, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 2, और हाइट कितनी आ रही है 4, सो यू विल गेट 8 मीटर हेयर। अब बेटा अपर ट्राइंगल है आपके पास, तो इसका एरिया कैसे आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितनी आएगी, 7 सेकंड्स में से 5 सेकंड्स को माइनस कर दो, सो यू विल गेट 2, और 7 में से 5 माइनस कर दिए 2, इंटू हाइट कितनी आएगी आपके पास बेटा, 6 में से 4 को माइनस कर दो 2, तो बेटा 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 20 + 8, 28 + 2 30 मीटर्स। तो बेटा 30 मीटर इज़ द बेस्ट आंसर। उसके बाद जनाब MCQ नंबर 39, द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द जर्नी ऑफ अ कार, द डॉट्स सेपरेट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द जर्नी, देयर आर 6 डिफरेंट सेक्शंस। स्पीड टाइम ग्राफ आपको गिवन है, आपने ये बात बतानी है कि हाउ मेनी सेक्शंस रिप्रेजेंट द कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कर्व्स। आपने बेसिकली इस ग्राफ के अंदर देखना है, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर आपने देखना है कि हाउ मेनी कर्व्स आते हैं। तो बेटा फर्स्ट तो ये वाली कर्व है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, और एक आपके पास ये वाली कर्व है, नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, ठीक है। तो हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, 1 + 1 2, सो 2 इज़ द बेस्ट आंसर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, अ स्टील बॉल इज़ MCQs नंबर 40, अ स्टील बॉल इज़ रिलीज जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ अ थिक oil in a cylinder during the first few centimeters of travel, what is the acceleration of the ball। acceleration of the ball क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा what is the surface of the बेटा इसका ऑप्शन होगा D, C ऑप्शन होगा डिक्रीज़ करेगा। अब ये होगा कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। बेटा यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन दोबारा रीड कर लें, अ स्टील बॉल इज़ रिलीज जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ थिक ऑयल इन अ सिलेंडर। ओके बेटा सपोज़ करो आप लोगों के पास एक सिलेंडर है, लाइक दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर में कोई ना कोई फ्लूइड है, फ्लूइड, इट इज दिस सिलेंडर इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड। फ्लूइड कोई वाटर हो सकता है, यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि ऑयल है, चलो जी ये इस सिलेंडर के अंदर ऑयल है। आप बिलो द सरफेस ऑफ ऑयल एक स्टील बॉल को ड्रॉप करते हो, ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ ऑयल आप एक स्टील बॉल को ड्रॉप करते हो। बेटा जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे ना, पहले तो हम बॉल को एयर में ड्रॉप करते थे, ठीक है, अब हम स्टील बॉल को कहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, बिलो द सरफेस ऑफ ऑयल, बिलो द सरफेस ऑफ ऑयल। तो इसका वेट बेटा किस तरह अफेक्ट करेगा, डाउनवर्ड। लेकिन एक चीज़ देखिएगा बेटा, जिस तरह एयर के अंदर वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है और अपवर्ड क्या चीज़ एक्ट करती है, एयर रेजिस्टेंस, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे फ्लूइड्स के अंदर पता क्या होता है, वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा लेकिन अपवर्ड ड्यू टू द फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड है ना, फ्लूइड, तो फ्लूइड की वजह से एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होगी जिसे आप बोलते हो या बोलोगे अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब होता है ब्योंसी फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्यों क्रिएट होती है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। फ्लूइड्स के अंदर बेटा वेट के ऑपोजिट जो फोर्स क्रिएट होती है उसका नाम हमने रखा हुआ है अपथ्रस्ट। ओके अब देखो, जैसे ही हमने इस स्टील बॉल को बिलो द सरफेस ऑफ ऑयल रिलीज़ किया, इट विल कंटिन्यू टू फॉल। बेटा ये नीचे आ रहा है, नीचे आते हुए पता क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड बट अपथ्रस्ट विल क्रिएट ड्यू टू द फ्लूइड फोर्सेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट। लेकिन बेटा इस बॉल के ऊपर खाली ये दो फोर्सेस नहीं लगेंगी, यहाँ पे एक तीसरी फोर्स भी होगी, और वो भी फोर्स क्या लगेगी, वो भी फोर्स ऑलमोस्ट अपवर्ड ही होगी। और ये जो थर्ड फोर्स होगी ना, इसका नाम हमने रखा हुआ है FD, ड्रैग फोर्स। मतलब इस स्टील बॉल के ऊपर व्हेन द स्टील बॉल विल फॉल,
बिलो द सरफेस ऑफ ऑयल, तो ऑयल में जब ये फॉल करेगा तो इस पे तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी। वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वेट के ऑपोजिट एक अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट होगी जो फ्लूइड्स में क्रिएट होती है, तो ये अपथ्रस्ट होगी, और एक और अपवर्ड फोर्स होगी, और एक सराउंडिंग्स पे भी फोर्स होगी, ऐसे करके, ठीक है। जो सराउंडिंग्स पे फोर्स होगी या ये वाले जो दो एरोहेड्स मैंने बनाए अपवर्ड, ये ड्रैग फोर्स होगी। बात क्लियर होगी। सो यहाँ पे ये हो रहा है कि एक बॉल जो है वो फ्लूइड के अंदर नीचे आना चाह रहा है, लेकिन पहली बात ये हुई कि एक अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट हो गई यहाँ पे, ये वाली अपथ्रस्ट फोर्स, और बेटा एक और कौन सी वाली फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो गई, फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑफ द फ्लूइड, ड्रैग फोर्स। ओके, अब यहाँ पे पता क्या होगा, बॉल बेचारा नीचे तो आ रहा है लेकिन ज़्यादा स्पीड से नहीं आएगा, बिल्कुल स्लो स्लो आएगा। तो ऑब्वियसली जब हमने इसको ड्रॉप करना था, इसकी स्पीड क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड। बाद में आफ्टर सम टाइम इसकी स्पीड यहाँ पे हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड हो, आफ्टर सम टाइम। तो इसमें होगा पता क्या, अपवर्ड फोर्स जो है ना वो ज़्यादा होगी। अपवर्ड फोर्स क्या होगी, ज़्यादा। ये स्लो स्लो नीचे आएगा। इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़। एक दफ़ा स्पीड इंक्रीज़ हुई ना, 0 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड हुई, लेकिन उसके बाद पता क्या होगा, स्पीड इंक्रीज़ होने के साथ साथ अपवर्ड फोर्सेस जो है ना, फोर्सेस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस ड्यू टू द फ्लूइड जो अपवर्ड एक्ट करती हैं, वो क्या करेंगी, वो इसको स्लो नीचे फॉल करने देंगी, बिल्कुल स्लो स्लो। और फिर बेटा एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये वाला जो बॉल ड्रॉप हो रहा था ना नीचे, हमें ऐसा लगेगा कि ये नीचे जा ही नहीं रहा, बिकॉज बोथ द अपवर्ड फोर्स, एक जो अपथ्रस्ट था और एक जो ड्रैग फोर्स थी, इन दोनों ने मिल के वेट को बैलेंस कर लिया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो एक टर्मिनल स्पीड से नीचे फॉल करेगा। बात क्लियर होगी यहाँ तक। तो बेटा जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो तब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। इस वजह से हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो जनाब डिक्रीज़ करते 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 टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा। डिक्रीज़ होता होता क्या हो जाएगा, उसका आंसर ये है बेटा कि एक्सेलरेशन उसका डिक्रीज़ करेगा एंड इट कम्स टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये MCQs दोबारा समझ लें, क्योंकि बेटा ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ। दोबारा देखें बेटा, एक सिलेंडर है आपके पास, इस सिलेंडर में क्या है, ऑयल। आप बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एक स्टील बॉल को ड्रॉप करते हो, वेट की डायरेक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन बेटा फ्लूइड फोर्सेस हैं अपवर्ड्स। तो फ्लूइड फोर्सेस की वजह से यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगी जो कि अपथ्रस्ट होगा। ठीक है, अपथ्रस्ट होगा। और बेटा इसके साथ ही ये जो सराउंडिंग्स है ना, यहाँ से भी एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होगी जिसे हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही बॉल हमने यहाँ पे रुका हुआ है ना बॉल, तो 0 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे बॉल रुका हुआ है तो 0 मीटर पर सेकंड है। जैसे ही बॉल नीचे आएगा तो उसकी स्पीड थोड़ी बहुत तो इंक्रीज़ होगी, स्पीड उसकी थोड़ी बहुत तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन पता क्या है, 2 फोर्सेस आर एक्टिंग अपवर्ड्स। तो बेटा ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, इसके वेट को बैलेंस कर लेंगी। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो ना कि पहले जब बॉल इधर था तो ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस क्या थी, कम। जब बॉल नीचे आएगा, इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो अपथ्रस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा और ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हम जितना डीप जाते जाएंगे अपथ्रस्ट भी ज़्यादा होता जाएगा और यहाँ पे जो अदर फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो भी ज़्यादा होती जाएंगी। मतलब एक्चुअली अपथ्रस्ट और वेट आपस में कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन डेप्थ की वजह से ड्रैग फोर्स आपकी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, क्या होगा, जब हम बॉल को नीचे ड्रॉप करेंगे वेट नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ, ड्यू टू द फ्लूइड फोर्स। अपथ्रस्ट और वेट बेटा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ये कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन जितना ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो वो ज़्यादा डीप होता जाएगा ना, डेप्थ इसकी ज़्यादा होती जाएगी, उस वजह से ड्रैग फोर्स इसका जो अपवर्ड है वो ज़्यादा होता जाएगा। सो ऑब्जेक्ट विल अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने से जस्ट पहले क्या हो रहा था, बॉल इज़ फॉलिंग डाउनवर्ड बट एट अ डिक्रीजिंग स्पीड। ओके, सो इस वजह से एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, डिक्रीज
एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज, और फाइनली व्हेन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द अप थ्रस्ट प्लस ड्रैग फोर्स, देन इट विल अचीव द टर्मिनल वेलोसिटी। तो एग्जामिनर को ये वाला जो MCQs है, लास्ट वन कहाँ गया, यस, इस MCQs में डिक्रीजिंग एंड इट कम्स टू एट रेस्ट भी बोलना चाहिए था, और यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था एट द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक एयर रेजिस्टेंस। सो थैंक यू सो मच, दीज आर द नेक्स्ट 20 MCQs। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।